बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है और 10 तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी पैसे जमा कराने के लिए। हुकूमत को पाबंद किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपए के फंड्स चाहिए वो पैसे दिए जाएं या उसका कुछ पोर्शन अदा किया जाए, लेकिन कल पैसे अदा नहीं होने जा रहे। इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। आज काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ है। अब से कुछ देर पहले ये इजलास खत्म हुआ है और उस इजलास से भी जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो यही है कि मुतबादल हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पैसे अदा करने के हवाले से कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। कोई इस तरह की इंडिकेशन हमें नहीं मिली कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो पैसे दे दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि अगर पैसे नहीं दे रहे तो फिर तो कल सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि पैसे अदा नहीं किए और वो तौहीन अदालत की तरफ जा सकती है। तो उसके लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई है और हिकमत अमली ये बनाई गई है जो कि बहुत कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली नहीं है, लेकिन बहरहाल है। और वो ये है कि हम कल ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो बुलाया गया है 10 तारीख को, इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक कानून जो सदर साहब ने वापस भिजवा दिया था उसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून को मंजूर करवा लेंगे, उसको पास करा लेंगे और कानून बना देंगे। अब कानून बनाने से यह होगा कि जो 184(3) का फैसला आया है फौरन उसके रिव्यू में चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और कहेंगे जनाब ये जो आपने फैसला दिया हम चाहते हैं कि इसका रिव्यू में जाएं और फुल कोर्ट इस रिव्यू को सुने। अब सुप्रीम कोर्ट को एक जनी तहरी दोहरी या तहरी हिकमत अमली बनाई गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी एक तरफ यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नोट लिखे जा रहे हैं, मुकाबले में फैसले आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करने के लिए मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ कल पार्लियामेंट के इजलास में तकरीरें होंगी, चीफ जस्टिस को खूब रगेदा जाएगा, चीफ जस्टिस के खिलाफ तक बयानात दिए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और साथ ही कानून साजी कर दी जाएगी और कहा यह जाएगा कि अब यह कानून बन गया है, अब चीफ जस्टिस पाबंद हैं इस पर अमल करते हुए नजर सानी में जाने के भी, और नया बेंच भी खुद नहीं बना सकते। बेंच बनाने के लिए भी नंबर जो टॉप 3 जजेस हैं उनकी मुशावरत से वो बेंच बनेगा, चूंकि कानून बन गया है। तो अब कानून साजी के बाद जो है वो चीफ जस्टिस को पाबंद कर दिया गया। अब ये हिकमत अमली बनाई गई है कि कल ही हम एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो बुला लिया गया है उस इजलास में चीफ जस्टिस के फैसले को उड़ा के रख देंगे, कानून साजी के जरिए से कानून साजी हो जाएगी और उसके बाद हम अपील में जाएंगे और ये सब चीजें। अब जाहिर है इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जी ये जो कानून साजी हुई है ये नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और आईनी तरमीम जो है यानी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कट लगाना है तो उसके लिए आर्टिकल 191 में तरमीम करनी पड़ेगी और अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो इसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि इस पार्लियामेंट के पास सादा भी नहीं बनती बेचारों के पास। ये आप कल भी देखिएगा 171 पूरे नहीं होंगे, बाकी जो कुछ होंगे वो ही मिला जुला के शोर शराबा करके कानून साजी कर लेंगे। तो एक ऐसा नामुकम्मल ईवान कि जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो ईवान एक ऐसे कानून साजी कर रहा है जो दरअसल आईनी तरमीम जिसके लिए चाहिए। तो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ाती है तो एक और बहरान पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून आइन और पार्लियामेंट को, अब आप देखिएगा कल सारी तकरीरें होंगी कि पार्लियामेंट बाला दस्तेदारा है जी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को कबूल किया जाए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो मुकदम रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एक आम जज की तरह होता है, बस वो सीनियर मोस्ट है इसलिए वो चीफ होता है। ये सारी तकरीरें कल आप एक्सपेक्ट कीजिए, ये सारी तकरीरें कल होंगी और इन तकरीरों के जो है वो के बाद ये कानून साजी हो जाएगी और उसको सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए कि बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब ये जो है वो बनाया गया है, पैसे नहीं मिल रहे कल। अब दूसरी तरफ हमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 चैलेंजेस होंगे कल ही की तारीख में, क्योंकि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है बड़ा ये हंगामा खेज हफ्ता है। कल की तारीख में 2-3 चीजें होनी है। एक तो ये होना है कि यानी 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि कल जब पैसे नहीं मिलेंगे तो परसों रिपोर्ट आ जानी है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के पास और वो आकर कहेंगे कि जनाब पैसे नहीं मिले, तो उसके बाद फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब उन लोगों को जिनको पाबंद किया था उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल कानून बन जाएगा, कानून साजी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला भी आ जाएगा, उसको चैलेंज किया जाता है या अगेन उस पर खुद नोटिस होता है। लेकिन बहरहाल इस कानून साजी को अगर चैलेंज कर दिया जाता है, कोई बंदा उठ के चैलेंज कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला भी है जो टेकअप करना है कि ये कानून साजी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी।
अब अगर फर्ज कीजिए इसको चीफ जस्टिस की सरबराही में कोई बेंच बनता है और इसको उड़ा देते हैं कानून साजी को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 2-3 जजेस जो हैं वो मुखालिफ राय देने के लिए अपने अपने नोट डाल देंगे, जिनके नोट की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखें ना, काजी फाइसा साहब ने कल 6 रुकनी बेंच को तो जीरो कर दिया कि ये 6 रुकनी बेंच तो गैर कानूनी है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जो फैसला आपने दिया था ऑनरेबल जज साहब, वो फैसला भी आप दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे, उस पर बात नहीं कर रहे कि एक मामला जो जेरे समात ही नहीं था। शायद वहीद साहब ने कहा कि इस बेंच के सामने ये मामला है ही नहीं 184(3) का कि जी सुन सकते हैं नहीं, उस पर आपने खुद नोटिस लेकर फैसला सुना दिया। तो चीफ जज तो काजी फाइसा को किसने इख्तियार दिया है कि आज खुद नोटिस लेकर जो है फैसला सुनाए? तो काजी फाइसा आज खुद नोटिस लेकर सुना सकते हैं, लेकिन 6 रुकनी बेंच जो है वो बना है और जिस तरह बना है वो गैर कानूनी है उनके बकौल। तो चीजों को सिर्फ मकसद ये है कि इतना कॉम्प्लिकेट किया जाए। अब देखें ना मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं चीफ जस्टिस मुतनाज़ हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब जो हैं इन्होंने कोर्ट को तकसीम कर दिया है और कोर्ट के अंदर तकसीम करने के जुर्म में, इस पादाश में इनको जो है वो अलहदा होना चाहिए, अपने ओहदे से को छोड़ देना चाहिए। तो भाई मौलाना फजल रहमान साहब, जब आप कंट्रोवर्शियल हो गए थे और आपकी पार्टी के लोगों ने आपके खिलाफ, शेरानी साहब ने और बाकी लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए थे और आप पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, तो आपने पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं छोड़ी थी? आपने भी तो तकसीम कर दी थी, पार्टी लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए थी। अब मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो उनको खुश करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और फिरा रहे हैं उनको। अब अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर भी लें, आप मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में अली अमीन गंडापुर को जेल में डाल के भी इलेक्शन में उतारेंगे, मौलाना फजल रहमान उनसे नहीं जीत सकते। आज की तारीख में मौलाना फजल रहमान अली अमीन गंडापुर से या उनके खड़े किए गए बंदे से जो बल्ले के निशान पर लड़ रहा हो, इलेक्शन नहीं जीत सकते। और यही वो खौफ है जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो है वो इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते और वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन तो हो नहीं सकते। दाव लगा हुआ है, वजारतें मिली हुई हैं, खांचे चल रहे हैं, क्या जरूरत है इलेक्शन में उतरने की? इलेक्शन में जाएंगे तो बदतरीन शिकस्त होगी, 2 सीटें भी शायद ना मिलें, 2 भी शायद ना मिलें। मौलाना फजल रहमान का तो व्हाइट वॉश हो सकता है कमिंग इलेक्शन में, अगर ये इलेक्शन चंद दिन में हो जाते हैं, व्हाइट वॉश हो सकता है मौलाना फजल रहमान का, कौमी असम्बली की शायद 2 सीटें वो ना जीत सके। तो इस तरह के उनके हालात हैं। एक और खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब और CCPO लाहौर, इनको हटाने के लिए बाकायदा तौर पर PTI के जो सदर हैं लाहौर के इम्तियाज शेख, उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी है, पूरा मवाद इकट्ठा करके कि मोहसिन नकवी को इनके ओहदे से हटाया जाए, IG पंजाब को हटाया जाए, CCPO को हटाया जाए। और वो क्यों, उसके लिए उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और कहा है कि ये मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इनको ओहदों से हटाया जाए। तो अब ये मामला भी अब टेकअप होना है, यानी इलेक्शन कमीशन के पास ये दरखास्तें आ गई हैं। अब इसको पहले ही झटके में उड़ा दिया जाता है, ये इसको सुना जाता है और इस पर गौर किया जाता है। बहरहाल ये है कि काफ़ी अरसे से PTI चाह रही थी कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ ऑफिशियल जाए, तो अब इलेक्शन कमीशन में ऑफिशियल दरखास्त डाल दी गई है कि इनको, मोहसिन नकवी, उनकी काबीना, CCPO लाहौर और उनको हटाया जाए। और मेरा ख्याल है कि यही केस काफ़ी है कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो गेम डाली है अभी, बल्कि उसमें तो इलेक्शन कमीशन खुद भी फरीक बन गया। इलेक्शन कमीशन ने वो जो मैंने आपको पिछले दिनों स्टोरी भी बताई थी कि बैन लिफ्ट किया और कहा कि चूंकि इलेक्शन आखिर का शिकार हो गए तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। और भाई कैसे हो सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग? निगरान हुकूमत कायम हो चुकी है, निगरान हुकूमत कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है? और उसकी आड़ में 50-60 बंदा इधर से उधर करके फील्डिंग सेट कर लिए। तो ये सारी गेमें डाली जा रही हैं। अच्छा, अब आखिर में आ जाए जरा, ये जो आपके डार साहब बढ़के मार रहे हैं, डार साहब ने पिछली दफा बढ़क मारी थी, उसकी वजह से 6 महीने प्रोग्राम डिले हो गया था कि मैं को मिलते नहीं करूंगा, मैं को ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, देना देना दें ना दें। तो डार साहब ने बढ़क तो मार दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाक से लकीरें निकलवा दी। अब नाक से जो लकीरें निकलवाई हैं उसके बाद अब फिर कल उन्होंने बढ़क मारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जा रहे थे, नहीं गए, कैंसिल हो गया दौरा। सब ने कहा कि जी IMF ने इनको रोक दिया है कि भाई आपका एजेंडा मुकम्मल नहीं है, आप मत आए हमारे पास, आप अपना काम पूरा करके आए। आपसे कहा था कि अपने हम दोस्त ममालिक से एश्योरेंस लेकर आए, वो आपको मिली नहीं है, आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? लेकिन ये कहा गया कि डार साहब इसलिए नहीं जा रहे कि डार साहब ने कहा कि IMF की क्या हैसियत है कि वो मुझे मना कर सके, IMF मुझे मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि IMF ने कि हम रुकन हैं, IMF के रुकन हैं, हम भिखारी नहीं हैं। अच्छा, वैसे ट्रीट वो भिखारियों की तरह ही कर रहे हैं। अगर आप भिखारी नहीं भी हैं, चले आपकी बात मान लें, तो ट्रीट वो भिखारियों की तरह ही कर रहे हैं। ये अब आपको माइंड करना चाहिए इस बात का कि भाई हम भिखारी नहीं है, मैं भिखारियों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे वज़ीर आज़म ने मना किया है, मैं इस वजह से नहीं गया। लेकिन ये नहीं बताया कि वज़ीर आज़म ने क्यों मना किया है। और भाई इस कौम को निकालें मुश्किल से, अगर आपने पैसे लेने हैं
तो लें आप जो 1-2 अरब डॉलर लेने, ताकि इस कौम की मुश्किल खत्म हो। लेकिन आप कहते नहीं, वज़ीर आज़म मना कर दिया। मुझे क्यों मना कर दिया? आप जा रहे थे, आपको जाने देते। वज़ीर आज़म ने क्यों मना किया? बताएं, इस बात का कौम को बताएं कि वज़ीर आज़म ने क्यों मना किया। फिर उन्होंने कहा कि जी जो IMF की दो ज़ाहिर शराइत थी, एक शर्त ये थी कि आप जो दोस्त ममालिक हैं उनसे एश्योरेंस लें। अब एक ने तो दे दिए 2 अरब डॉलर का, लेकिन दूसरी एश्योरेंस इनको मिल नहीं रही। तो तीसरा मसला इनका IMF के हवाले से ये है कि IMF सब्सिडी के खिलाफ है। यहाँ पर ही पेट्रोल पे सब्सिडी देना चाहते हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, और जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ा रहे हैं महंगाई आसमान को छू रही है और गालियों गालियों में इजाफा हो गया है। तो अब इन्होंने कहा है जी, हमने IMF को कह दिया कि हम पल्ले से पैसे नहीं देंगे, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनकी जेबों से पैसे निकालेंगे और गरीबों को सब्सिडी देंगे पेट्रोल पे। अब अगर ये, वैसे तो ये नाफिजुल अमल नहीं है, इस पर जो है वो इसका नफाज मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती कर भी लें जिद में आकर, तो ये इतना बड़ा फ्रॉड, स्कैम और इतनी बड़ी करप्शन होगी, एक और उलझन में आपको हमको डाल देंगे। यानी आप क्या प्लान कर रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल का रेट है ₹350, तो ₹75 जो है वो 1300 सीसी वाली गाड़ी को, 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी को ₹75 इजाफा कर दें पेट्रोल में, यानी वो 350 में ले, और जो गरीब आदमी है उसको 200 में कर दें। तो उधर से ₹75 लेके उसको आप फायदा दे दें, ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारे इसके पहलू हैं। ऐसे नहीं है, आसान नहीं है कि मेरे पास 1300 सीसी गाड़ी है और मैं जाऊं 1300 सीसी गाड़ी में पेट्रोल 350 में लूं और एक आदमी बाइक पे। ये बाइक्स लोग भरना शुरू कर देंगे, बाइक्स से पेट्रोल निकाला जाएगा, बाइक से चोरी होगा, फिर वो बाइक्स का गाड़ियों में बिकेगा, फिर जगह जगह वो खुल जाएंगे। उसके बाद देखें, वैसे भी 1300 सीसी गाड़ी जरूरी नहीं है, पता नहीं अब ये 800 सीसी का लगाते हैं या 1000 सीसी का लगाते हैं। अगर 800 सीसी का लगाते हैं तो 1000 सीसी वाला भी गरीब आदमी ही होता है बेचारा, आम मिडिल क्लास, जिसने कोई 2004 मॉडल की कल्टस रखी हुई है 1000 सीसी की, उसकी क्या माली हैसियत है? मेरे खुद जानने वाले इतने हैं जिनके पास गाड़ियां तो हैं, लेकिन बेचारों को पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है अभी भी, उनके लिए आप 350 का पेट्रोल कर रहे हैं। फिर जिसने 1300 सीसी मागला रखी हुई है पुरानी, वो बेचारा भी जाके जो है वो गाड़ी अगर उसके पास है भी तो घर में खड़ी करनी पड़ जाएगी, और ये मोटरसाइकिलों के जरिए एक जालसाजी शुरू हो जाएगी। तो और फिर ऐसी ऐसी 800 सीसी गाड़ियां या 700 सीसी 650 सीसी गाड़ियां ऐसी ऐसी भी हैं जो 4 मिलियन की गाड़ियां हैं, उनको आप पेट्रोल सस्ता देंगे। तो काफी सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम IMF को कह रहे हैं बेफिक्र है, जेब से कुछ नहीं देंगे, अमीरों से पैसे। यानी आपने फर्ज ही कर लिया कि 1300 सीसी वाला अमीर आदमी है। और भाई आजकल तो 1800 सीसी वाले के भी हालात खराब, 1600 सीसी वाले के भी हालात खराब हुए हैं इस इन्फ्लेशन में। तो आप, लेकिन चलें, फिर भी आप कहते हैं 1800 वाला अफोर्ड कर सकता है, लेकिन क्या आपने ज्यूम ही कर लिया कि 1300 सीसी वाला पुरानी गाड़ी जिसने रखी हुई है कोई आज से 15-20 साल पुरानी मॉडल की, वो उसको आप वो ₹350 लीटर पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है? तो बहरहाल इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें इसहाक साहब कर रहे हैं, और मिल इनको अभी तक कुछ नहीं रहा, लेकिन कह रहे हैं कि जी IMF के हम तरले मिन्नतें नहीं करेंगे। IMF जो है वो हमें मना कर ही नहीं सकता, हम उसके मेंबर हैं, हम भिखारी नहीं हैं, और उनकी क्या हैसियत है कि वो मुझे मना करें? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने मना किया जा रहा है से। तो ये हैं जी चीज़ें, हालात। कल से, मैंने जैसे कि पहले कहा कि कल से बड़ा एक मारा-मारी वाला हफ्ता शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट के इजलास से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे नज़रें होंगी, कानून साज़ी चैलेंज हो सकती है। यानी कल पार्लियामेंट और फिर परसों सुप्रीम कोर्ट, इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।